तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आज की वीडियो में देखने वाले हैं एमएससी थर्ड सेमेस्टर का एक टॉपिक है जिसका नाम है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। उसके अंतर्गत हमें दो चीज़ें देखनी है आज की वीडियो में। एक का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमेटिड और दूसरे का शायद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमेटिन है, माफ़ कीजिएगा, और दूसरे का नाम है डीएनए पैकेजिंग या पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो इन दोनों टॉपिक को समझने से पहले या देखने से पहले हम ये समझेंगे कि भैया ये क्रोमोसोम जो है वो है क्या, कहाँ पाया जाता है, कैसा होता है, इन चीज़ों को समझना भी तो जरूरी है। फिर ये क्रोमेटिन नाम का वर्ड कहाँ से आया तो सब समझेंगे। आइए देखिए सीधी सीधी सी बात है। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विच कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, सीधी सीधी सी बात है कि जो क्रोमोसोम है वो आपका थ्रेड लाइक धागे की तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपकी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाने का काम करता है। तो अगर पूछा जाए कि भैया क्रोमोसोम कहाँ पे होता है तो पहले यही पता होना चाहिए कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम आपका डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ज़्यादातर पार्ट प्रोटीन का होता है, डीएनए का पार्ट कम होता है। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो डीएनए 40% और प्रोटीन 60%। उस प्रोटीन में भी हिस्टोन प्रोटीन जो होता है उसका पार्ट ज़्यादा होता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का पार्ट कम होता है। ठीक है, हिस्टोन का पार्ट 50% के आसपास बताया जाता है और नॉन प्रोटीन या मतलब नॉन हिस्टोन जो होते हैं, जो हिस्टोन नहीं होते हैं, अदर प्रोटीन्स होते हैं, उनका पार्ट 10% तक बताया जाता है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इतनी बातें क्लियर। ये क्या था, ये था आपके क्रोमोसोम का केमिकल कंपोजिशन कि किससे मिलके आपका क्रोमोसोम बना है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। ठीक, आगे आगे चलते हैं। देखिए, दे प्ले अ वाइटल रोल इन सेल डिवीजन, हेरेडिटी, वेरिएशन, म्यूटेशन, रिपेयर एंड रीजनरेशन। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण वाइटल रोल प्ले करते हैं आपके सेल डिवीजन में। कौन प्ले करता है? आपका जो क्रोमोसोम है वो सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हेरेडिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वेरिएशन में, म्यूटेशन में, रिपेयर में, रीजनरेशन में, यानी कि रीजनरेट करने में कोई चीज़ को, इन सारी चीज़ों में इम्पॉर्टेंट रोल आपका क्रोमोसोम प्ले करता है। इतनी बातें तो आपको वैसे भी पता है लेकिन फिर भी ज्ञान के लिए बताई जा रही हैं। अब जरा सी बात उसकी कर लेते हैं जिसने इस क्रोमोसोम को डिस्कवर किया है। सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाला व्यक्ति कौन था? कार्ल नेगल था। 1842 में इसने प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल के न्यूक्लियस के अंदर इसको ऑब्जर्व किया था। ठीक है, प्यारी सी बात है, समझ में आती होगी आपको। दूसरी बात यह है कि इसको क्रोमोसोम नाम किसने दिया, टर्म किसने ये प्रेजेंट किया, तो उसमें आपके वाल्डेयर का नाम आता है। 1888 में ये कांड किया था उन्होंने। ये बात भी अपने मन में बैठा लीजिएगा। दूसरी तीसरी चौथी जो भी बात है समझिए, बस ये वाली बात ये कहती है कि क्रोमोसोम क्लियरली आपको अगर कब दिखता है, कौन से फेज़ में, अगर पूछा जाए आपसे कि हमें किस फेज़ में क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल होता है तो हम कहेंगे कि भैया मेटा फेज़ में हमें क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल होता है। यानी कि अगर हम उससे पहले के जो फेज़ होते हैं जैसे इंटरफेज़ हो गया, प्रोफेज़ हो गया, उन फेजेस में अगर हम माइक्रोस्कोप की सहायता से न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम को अगर खोजने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे तो हमें क्लियरली विजिबल नहीं होता है। जब वो अपने मेटाफेज के स्टेज में होता है, उस फेज में होता है, तब हमें माइक्रोस्कोप की सहायता से क्लियरली विजिबल होने वाला क्रोमोसोम दिखाई देता है। इतनी प्यारी सी बात एक बार आपसे फिर बताई गई। बाकी अगर हम बीच में सुनसान कर लें यानी कि जुकाम की वजह से तो माफ़ करिएगा। कोशिश हम यही कर रहे हैं कि जब सुन करना हो तो हम वीडियो को कट कर दें। ठीक है, आगे देखिए। फिर भी अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बात यह है कि सोमैटिक सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड यानी कि द्विगुणित होता है, यानी कि पेयर में पाए जाते हैं, यानी कि उनके अंदर उनकी संख्या 23 पेयर या 46 होती
होती है, यानी कि जोड़ा होती है। तो जोड़ा की बात की जाए तो 23 जोड़ा, और अगर सिंगल की बात की जाए तो 46 होती है। ठीक है, यानी कि ह्यूमन सेल्स के अंदर, या सोमैटिक सेल का मतलब क्या होता है, जो हमारी बॉडी सेल्स होती है। सोमैटिक सेल यानी कि जो हमारी बॉडी सेल्स हैं, उनमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 23 पेयर कह लीजिए, या 46 होता है। जबकि जो हमारा गैमीट्स होते हैं, यानी कि गैमेट सेल होते हैं, उनमें ये चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं। उनमें ये पेयर के फॉर्म में नहीं होते हैं, वो डिप्लॉइड नहीं होते हैं, उसमें ये हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं। हैप्लॉइड मतलब हो गया कि सिंगल होते हैं, क्रोमोसोम जोड़े में नहीं होते हैं। जैसे गैमीट सेल यानी कि स्पर्म की बात की लीजिए, एक की बात कर लीजिए, ये क्या हो गए, इनमें मतलब इन सेल्स के अंदर जो आपका मतलब क्रोमोसोम होता है वो 23 होता है, सिर्फ 23 होता है, जोड़े में नहीं होता है, पेयर्ड नहीं होता है, सिंगल होता है, हैप्लॉइड होता है, 23 क्रोमोसोम होता है, यानी कि आधा हो जाता है। उसमें 46 होता है, इसमें 23 होता है। कौन सी सेल में, गैमीट सेल में, यानी कि आपके स्पर्म में, यानी कि आपके एग में। बाकी यहीं पे बच्चा बच्ची वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए। देखिए, मेल और फीमेल का होना कभी भी लड़की के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि लड़की के अंदर भगवान ने या जिसने हमें बनाया, उस शक्ति ने ऐसे जीन्स डाले ही नहीं हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स डाले ही नहीं हैं कि वो लिंग का यानी कि जेंडर का निर्धारण कर सके। उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ XX प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो लिंग का निर्धारण नहीं करती है। मेल के अंदर प्रेजेंट जो क्रोमोसोम होता है 22+, आपको पता है कि 23 गुणसूत्र, 23 क्रोमोसोम मम्मी की तरफ से आते हैं, 23 गुणसूत्र पापा की तरफ से आते हैं। तो लड़की की तरफ से यानी कि मम्मी की तरफ से कोई चांस ही नहीं है कि वो लिंग का निर्धारण करे, क्योंकि उनको भगवान ने वैसा ही बनाया है। उनके अंदर से सिर्फ और सिर्फ X क्रोमोसोम आने वाले हैं, जो कि आते हैं 23 के 23 वही आते हैं। जबकि लड़के के अंदर 2 प्रकार के जीन्स देखने को, या 2 प्रकार के क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, एक X एक Y। ठीक है, तो लिंग का निर्धारण यहीं से होता है। अगर 22 + X यानी कि 23 अब हो गया, ये जाकर फीमेल के 23 के साथ जब मिलता है और 46 कंप्लीट होता है तो XY मिला, तो आपका बेटा हुआ। और अगर 22 + X मिला तो आपकी बेटी हुई, क्योंकि मेल के अंदर ही वो लिंग को निर्धारण करने वाले, जेंडर को डिटरमाइन करने वाले जो आपके गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल के अंदर ऐसी कोई चीज़ें हैं ही नहीं, उनके अंदर सिर्फ X ही पाए जाते हैं, मेल के अंदर XY बोथ पाए जाते हैं। अगर X जाके मिला तब वो XX मिलकर बेटी बना लेंगे, अगर Y जाके मिला तो XY मिलकर बेटा बना लेंगे। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, माइंड में ये भी बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अब आगे चलते हैं। इतना तो समझ में आ गया, पहले के लोगों में बड़ी भ्रांति थी, हम सोचा एक्सप्लेन कर दें, आपको भी कुछ क्लियरिटी मिल जाएगी। वैसे तो आप टैलेंटेड हैं ही, पता होगा ही। तो इतना आपने समझ लिया, आप तक बहुत सारी चीज़ें समझी। पहले एक बार फिर से समझिए कि DNA और प्रोटीन मिलकर ही आपका क्या बना है, आपका क्रोमोसोम बना है। लेकिन ऐसे नहीं बना है, थोड़ा डिटेलिंग में समझिए कि कैसे बनता है। DNA + प्रोटीन आपका कंबाइन होकर न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, DNA + प्रोटीन कंबाइन होकर मिलकर न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, माफ़ कीजिएगा। न्यूक्लियोसोम आपका कंबाइन होकर क्रोमेटीन बनाता है। कौन? न्यूक्लियोसोम आपका कंबाइन होकर क्रोमेटीन बनाता है, और ये क्रोमेटीन और ज़्यादा कंडेंस होकर, और ज़्यादा गाढ़ा होकर, और ज़्यादा करीब आकर आपका क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो DNA + प्रोटीन से आपका न्यूक्लियोसोम बना, न्यूक्लियोसोम आपस में कंबाइन होकर कई सारे न्यूक्लियोसोम आपस में कंबाइन होकर क्रोमेटीन बनाते हैं। फिर कई सारे क्रोमेटीन आपस में कंबाइन होकर या कंडेंस होकर, गाढ़ा होकर, फिर आपके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से आपका क्रोमोसोम बनकर तैयार होता है, और फिर ये क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा फिट होकर न्यूक्लियस में फिट हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फिट होने से मतलब क्या है, वो बहुत ज़्यादा आपस में एक दूसरे में एकदम सिकुड़ के करीब आ जाते हैं, बिल्कुल करीब, बिल्कुल जगह ही नहीं होती है। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उस न्यूक्लियस के अंदर, सेल के उस न्यूक्लियस के अंदर, उस छोटे से जगह में वो फिट हो पाएँ।
इसीलिए इस तरीके की प्रोसेस होती है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें भी आप समझ गए होंगे। ये रहा क्रोमोसोम का सिंगल स्ट्रक्चर। सिंगल नॉर्मल क्रोमोसोम ऐसा होता है, बीच में जो आप देख रहे हैं इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। इसे ही प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के भी नाम से जानते हैं। जो भी चीज़ें, जो भी क्रोमेटिड्स होते हैं, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं या क्रोमोसोम के जो जब रेप्लिकेट करता है तो वो जो जुड़ता है क्रोमोसोम नया डुप्लीकेट या कॉपी जो क्रोमोसोम बनता है या डीएनए की ही वो कॉपी होती है, वो बिल्कुल इसी सेंट्रोमियर से जुड़ती है। इसीलिए इसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहा जाता है। जो भी क्रोमेटिड्स यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड जुड़ता है वो इसी सेंट्रोमियर से जुड़ता है। ये बातें भी क्लियरली समझ लीजिएगा। बाकी इसके जस्ट ऊपर, सेंट्रोमियर के जस्ट ऊपर आपकी एक लेयर होती है जिसे काइनेटोकोर कहा जाता है। ये एक प्रकार का प्रोटीन है जिसमें आपका स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। स्पिंडल फाइबर क्या काम करता है आपको पता ही है। ये स्पिंडल फाइबर आपका सेल डिवीजन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप समझ रहे होंगे। तो ये काइनेटोकोर था। फिर आपका नीचे की तरफ जो मैंने आपको बताया था कि वो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका टेलोमियर होता है। जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे टेलोमियर के नाम से जानते हैं। बाकी ये जो आपको दो दिख रहा है, जो सिस्टर क्रोमेटिड लिखा है, वो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होता है। अभी आपको सब समझाया जाएगा कि क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिड क्या है, सब समझाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप समझ ही चुके हैं, चित्र में बिल्कुल क्लियरली सारी चीज़ें लिखी ही हैं, देख लीजिए। अब हम जरा सा क्रोमेटिन की बात करेंगे कि क्रोमेटिन क्या है। आपको इतना तो पता हो ही गया कि ये क्रोमोसोम बना कैसे, डीएनए और प्रोटीन मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। कई सारे न्यूक्लियोसोम कंबाइन होकर क्रोमेटिन बनाते हैं। तो अगर पूछा जाए आपसे कि क्रोमेटिन कैसे बना, तो न्यूक्लियोसोम कंबाइन होकर क्रोमेटिन बनाए और फिर ये क्रोमेटिन और ज़्यादा कंडेंस होकर और ज़्यादा गाढ़ा होकर आपके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। यही सीधी सीधी सी बात है, वो समझ गए। अब जरा क्रोमेटिन को समझिए, क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमेटिन देखना है, उसके बाद डीएनए पैकेजिंग देखनी है। ये दो टॉपिक हमारे सिलेबस में है। ये रहा आपका सिलेबस, यहाँ पे भी देख सकते हैं। चलिए अब जरा सा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए, माफ कीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमेटिन देखिए। ठीक किस तरीके से क्रोमेटिन का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। आपको इतनी बात, प्यारी सी बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि आपका न्यूक्लियोसोम कंबाइन होके क्रोमेटिन का फॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन ये न्यूक्लियोसोम कैसे बना है, तो ये न्यूक्लियोसोम डीएनए और प्रोटीन यानी कि जो हिस्टोन प्रोटीन है उनके कंबाइन होने से ही बना हुआ है। तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि जो आपका क्रोमेटिन है वो डीएनए और प्रोटीन के कंसिस्ट होने से, इनके मिलने से आपके क्रोमेटिन का फॉर्मेशन होता है। बात वही हो गई। जब आपका न्यूक्लियोसोम से आपका क्रोमेटिन बना है तो न्यूक्लियोसोम आपका डीएनए और प्रोटीन से बना है, तो जाहिर सी बात हो गई कि जो आपका क्रोमेटिन है वो भी तो डीएनए और प्रोटीन से ही मिलकर बना होगा। तो यही उसकी बेसिक यूनिट हो गई, आप कह सकते हैं इसकी फंडामेंटल यूनिट हो गए। अब बात करते हैं, डीएनए इज पैकेज्ड इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड मैनर इन क्रोमोसोम। जो डीएनए होता है वो बहुत ही हाईली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पैक होता है क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, इसी वजह से इतनी हाईली ऑर्गेनाइज तरीके से पैक इसलिए होता है ताकि उस सेल के उस छोटे से न्यूक्लियस में आसानी से आपका क्रोमोसोम फिट हो सके। चलिए तो आप समझिए कि किन 3 या 4 स्टेप में आपका क्रोमेटिन का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। सबसे पहला फंक्शनल बेसिक यूनिट क्रोमेटिन की कौन आएगी, न्यूक्लियोसोम आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था न्यूक्लियोसोम क्या है, क्रोमेटिन की बेसिक यूनिट है। इसी न्यूक्लियोसोम से आपका क्रोमेटिन का फॉर्मेशन होता है और आपका न्यूक्लियोसोम किससे बना होता है, तो वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसी वजह से ऐसा कहा जा रहा था कि क्रोमेटिन भी आपका डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। मन में डाउट बिल्कुल ना बचे, समझिए। इट इज अ 10 नैनोमीटर इन द डायमीटर। इसका डायमीटर कितना होता है, 10 नैनोमीटर के बराबर होता है। किसकी बात चल रही है, न्यूक्लियोसोम की। डीएनए पैकिंग इज फैसिलिटेटेड बाय प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। जो डीएनए पैकिंग होती है उसमें जो प्रोटीन यूज में आता है उसका नाम क्या है, हिस्टोन है। डीएनए इज वाउंड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम। जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड लिपट कर या उनसे घिर कर, उनमें लिपट कर, चिपक कर आपके न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करता है। देयर आर 5 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इन द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, नेमली H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ऐसे प्यारी सी बात समझिए
क्या होता है कि जो आपका हिस्टोन प्रोटीन है वो ऑक्टामर होता है। ऑक्टामर होने की वजह से ये 4, अब अभी चित्र में आपको देखने से नहीं समझ में आ रहा हो कि ये तो ऑक्टामर है ही नहीं, 8 है ही नहीं, सिर्फ 4 ही सामने शो हो रहे हैं। तो जैसे ही 4 सामने हैं वैसे ही 4 जस्ट इसके पीछे भी होते हैं। जिस तरीके से H2A सामने है उसी का एक पार्ट पीछे होता है, सेम H2A। तो हर जो आपका हिस्टोन प्रोटीन है जैसे H2A या H2B, ये पेयर में होते हैं। जैसे ही सामने होते हैं वैसे ही जस्ट पीछे भी होते हैं। तो 4 सामने और जस्ट 4 इसके पीछे, इस तरीके से 8 कंप्लीट होते हैं। और इसी ऑक्टामर से या इसी हिस्टोन के ऊपर डीएनए लिपट कर ऐसे इस तरीके से कुंडली नुमा स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिपट कर आपका न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करता है। ये बातें भी समझ में आ गई। जो आपका हिस्टोन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव रूप से चार्ज होता है। जो आपका डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और ये आपस में कंबाइन होकर न्यूट्रल हो जाते हैं और एक अच्छी पकड़, एक वेल मैनर ऑर्गेनाइज तरीके से पैक हो जाते हैं। और इस पैकिंग का फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा यही होता है कि इतने वेल मैनर और इतने अच्छे तरीके से पैकिंग ही की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाता है कि इतना लंबा चौड़ा डीएनए सेल के उस न्यूक्लियस में, उस छोटी सी स्थान में वो फिट हो पाता है। दूसरी बात, हिस्टोन का और इम्पॉर्टेंट रोल किस में प्ले करता है? तो जीन के रेगुलेशन में भी जो हिस्टोन प्रोटीन है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स होते हैं। यानी कि एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम जो होता है, एक सामान्य जो न्यूक्लियोसोम होता है, उसके अंदर 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स से मिलकर बना होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक में 200 डीएनए हेलिक्स, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स होते हैं। और समझिए, जो न्यूक्लियोसोम का कोर पार्टिकल होता है, यानी कि सिर्फ उस न्यूक्लियोसोम की बात करी, उसे उसके केंद्र कोर पार्टिकल की बात करें, बीच वाले पार्टिकल की बात करें, इस न्यूक्लियोसोम में 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए उस हिस्टोन के साथ क्वाइल्ड होते हैं, घिरे रहते हैं। या क्वाइल्ड मतलब क्या होते हैं? कुंडली नुमा संरचना के तौर पे उस प्रोटीन के ऊपर लिपटे होते हैं। ठीक है, कितने? 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए उस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटे होते हैं, हिस्टोन मॉलिक्यूल के ऊपर क्वाइल्ड होते हैं, घूमे होते हैं, कुंडली नुमा संरचना के रूप में रहते हैं। और that is linked by linker DNA of about 80 बेस पेयर। और जो आपका इनके बीच में लिंकर डीएनए होता है जो एक न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम को जोड़ता है, वो उनमें 80 बेस पेयर ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है। यही पूरी कॉन्सेप्ट, यही पूरी बात आपको बताई गई। लेकिन आप ऐसे कहना सही नहीं होगा। आप कह सकते हैं 10 से लेके 80 बेस पेयर ऑफ प्रोटीन इनमें प्रेजेंट होता है। जो लिंकर डीएनए होता है, जो एक न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम को जो जोड़ने वाला ये जो बीच वाली लाइन है, यही लिंकर डीएनए होता है। और इनमें 10 बेस पेयर से लेके 80 बेस पेयर तक के डीएनए होते हैं जो कंबाइन करते हैं, और इनको जोड़ के ही आपका 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए कंप्लीट होता है। तो 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए आपका कोर पार्टिकल में होता है, उस न्यूक्लियोसोम के कोर पार्टिकल में, यानी कि इतने पार्ट में होता है जो हिस्टोन से लिपटा हुआ होता है। और जो आपका बीच का लिंकर डीएनए है जो जुड़ा होता है, वो 10 से 80 बेस पेयर ऑफ डीएनए वहाँ पे होता है। इस तरीके से आपका इनको कंबाइन करके 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक में 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है। और सिर्फ यहाँ से सिर्फ कोर, जो आपका कोर पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियोसोम की बात की जाए तो वहाँ पे 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए होता है। ये बातें पूछी जाती हैं, इसलिए इतना ध्यान से बताया जा रहा है। बाकी न्यूक्लियोसोम प्रिवेंट डीएनए फ्रॉम गेटिंग टैंगल्ड। जो न्यूक्लियोसोम है वो डीएनए को टैंगल्ड होने में, खराब होने में और खराब होने से रुकता है। न्यूक्लियोसोम क्या करता है? डीएनए के टैंगल्ड होने से रोकता है। टैंगल्ड मतलब कह सकते हैं फंसने से या आपस में उलझने से रोकता है। ठीक है, न्यूक्लियोसोम डीएनए के टैंगल्ड होने में, आपस में उलझने से प्रिवेंट करता है, मना करता है, रोकता है। यही प्यारी सी बात बताई जा रही। फिर आपका दूसरा पार्ट आता है लिंकर डीएनए। ये क्या होता है? लिंकर डीएनए एंड द 5th हिस्टोन, यानी कि H1 जो है वो H1 आपने वहाँ पे देखा था जो 4-4 का जो पेयर था, मतलब 2-2 का जो पेयर, जैसे H2A का भी 2 पेयर है, एक सामने है एक पीछे है, मतलब एक ही पेयर है।
और एक पेयर के अंतर्गत दो आएंगे, यानी कि H2O एक सामने है एक पीछे है। वैसे ही H2B का एक पेयर है, वही कंडीशन, एक सामने एक पीछे। H3 का भी पेयर है सामने पीछे, H4 का भी पेयर है सामने पीछे। इस तरीके से आपका ऑक्टामर जो संरचना है वो कंप्लीट होती है। इसके अलावा भी चीज़ें समझिए, एक आपका H1 होता है जो हर न्यूक्लियोसोम को अटैच करने का, जोड़ने का काम करता है, यानी कि एक न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम को अटैच करने का काम आपका कौन करता है, आपका H1 करता है। और ये आपका जो H1 प्रोटीन है ये आप कह सकते हैं 50 to 60, ठीक है, 50 to 60 बेस पेयर ऑफ DNA से मिलकर बना होता है। इसी तरीके से 146 या 147 आपका न्यूक्लियोसोम का होता है, 50 to 60 इसका होता है। इसको कंबाइन करके ही 200 कंप्लीट होता है। तो हम कहते हैं कि एक न्यूक्लियोसोम, एक जो टिपिकल न्यूक्लियोसोम है उसमें 200 बेस पेयर ऑफ DNA प्रेजेंट होते हैं। ये पूरी कॉन्सेप्ट है। अब ये H1 जो है वो उसके साथ कनेक्ट, हर न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करके कॉम्पैक्ट क्रोमेटीन के फाइबर के रूप में कन्वर्ट कर देता है, और ये फाइबर लूप के फॉर्म में एक बड़ा क्वाइल्ड लूप बना लेते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर एक बड़ा लूप बना लेते हैं, क्वाइल्ड लूप, यानी कि कुंडली नुमा संरचना बना लेते हैं, जिसका डायमीटर जो आपका क्रोमेटीन बनता है, और इसी का डायमीटर 300 नैनोमीटर होता है। फिगर में क्लियरली आपको विजिबल हो रहा है। और क्रोमेटीन फर्दर और कंडेंस होता है और गाढ़ा होता है और करीब आता है, और करीब आकर कंडेंसिंग प्रोटीन की मदद से ये DNA को बाइंड कर लेता है और अपने ऊपर अच्छे से रैप कर लेता है, यानी कि लपेट लेता है, या इससे रैप हो जाता है, घिर जाता है, और क्वाइल्ड फॉर्म में कर एक कंप्लीट, एक कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। और यही सारी चीज़ें आपको फिगर में भी प्यार से समझ में आ रही होगी। ये सामने वाला फिगर देख के भी आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। तो बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में इन्हीं चीज़ों को थोड़ा एक बार और बता दूंगा आपकी क्लियरिटी के लिए, ताकि आपके माइंड में कोई डाउट ना बच पाए। बाकी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट जो कि आप करेंगे नहीं, तो ठीक है, टाटा बाय बाय।